हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो हिंदी साहित्य है बोर्ड परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 का यह एक मॉडल पेपर है। समय है इसका 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक होगा 80 अंक का। इसमें पूर्णांक में ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। परीक्षार्थियों के जो कुछ निर्देश वो आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें है खंड ए, आपके जो सबसे पहले आएगा एक गद्यांश जो कि 6 अंकों का होगा। एक एक अंक के उसमें प्रश्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के अन्य पाठों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न या व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न अगर वो आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये गद्यांश आपके सामने, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चाहिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। पहले आप उसको पढ़ें। तो इन चारों ऑप्शनों में इसका सही उचित शीर्षक है द तुलसी साहित्य का महत्व। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये तुलसी साहित्य के महत्व को बताने वाला है। अगला है तुलसीदास की रचनाओं की आधारशिला। तुलसीदास की रचनाओं की आधारशिला है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें उनकी कविता की आधारशिला है वो है जनता की एकता। अब उसमें प्रश्न के उत्तर में देखते हैं जनता की एकता है क्या। ये रहा एकता शब्द, तो इसका उत्तर हो जाएगा द। तीसरा प्रश्न है, हमारे जातीय जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना गया है। तो जैसे ये तुलसीदास के बारे में है तो इसका आपको पता ही है, इसका उत्तर तुलसीदास ही है। अगला है, तुलसी के साहित्य का मूल संदेश क्या है। तो ये देखते हैं मूल संदेश पूछा गया है। तो अपने इस पैसेज में देखते हैं, ये रहा मूल संदेश। तुलसी का मूल संदेश है मानव प्रेम को सक्रिय रूप देना। तो मानव प्रेम से संबंधित है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में ये है मनुष्य प्रेम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। अगला है, सांप्रदायिक ऊंच नीच के भेदभाव, नारी के प्रति सामंती शासक का रुख आदि सभी ये कुछ बाधाएं हैं। ये किस संगठन के मार्ग को अवरुद्ध कर रही थी। इन चारों ऑप्शनों में से देख रहे हैं किस संगठन के मार्ग को अवरुद्ध कर रही थी। तो इसमें हम देखते हैं ये रहा जातीय संगठन के मार्ग में ये बाधाएं हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर जातीय, द हो जाएगा इसका उत्तर जातीय। अगला है, तुलसीदास का साहित्य मनुष्य को क्या बनाना सिखाता है। क्या बनाना सिखाता है। चलो देखते हैं इनका साहित्य। तो तुलसीदास का साहित्य में संघर्ष करना सिखाता है। तो इससे संघर्ष से संबंधित है। संघर्षशील, संघर्ष करता है वो संघर्षशील बनता है। तो सही उत्तर ब हो जाएगा संघर्षशील। उपयुक्त सभी नहीं होगा, ध्यान रखना, इसमें संघर्षशील ही होगा। अच्छा, इसके बाद में यहाँ उत्तर लिखे हुए भी हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में अब आपके सामने है अपठित काव्यांश। पहले गद्यांश था, अब काव्यांश है। इस काव्यांश को आप पढ़ें। उसके बाद में इसमें से जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, पद्यांश का शीर्षक क्या। आप पढ़ोगे तो इसका शीर्षक है परिवर्तन। दूसरा है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत से क्या आशय है। तो दूसरे का उत्तर है सामूहिक पीड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न उपयुक्त पद्यांश में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि देता है जागरण का संदेश। आप पढ़ोगे तो इसमें पता लग जाएगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। पंक्ति में कवि का सूरत से क्या अभिप्राय है। तो सूरत का मतलब है हालात बदलने चाहिए, हालात हो जाएगा। अगला है, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग मतलब बदले की आग नहीं होती, इसमें आग का मतलब है दृढ़ निश्चय। ये आग हमेशा सुलगनी चाहिए, जलनी चाहिए। अगला है, कवि ने किसकी पीड़ा का वर्णन किया है। तो आम वर्ग, आम जनता की पीड़ा का वर्णन किया है। अच्छा, इसके बाद में कुछ रिक्त स्थान के अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें 6 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। तो पहला है, कोमलकांत शब्दावली से युक्त काव्य में कौन सा गुण होता है। तो वो होता है माधुर्य गुण। अगला है, काव्य में दोष। तो यहाँ आ जाएगा रस का। रस का आस्वादन करने में बाधक होते हैं। दोष जो होते हैं वो रस का आस्वादन करने में बाधा पहुंचाते हैं। जहाँ कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वहाँ होता है विशेषोक्ति अलंकार। कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता, कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता, वहाँ है जो विशेषोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है। वो होता है प्रतीप अलंकार। उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार। छप्पे छंद
रोला तथा उलाला छंद से मिलकर बनता है। अगला है सवैया है वो समवर्णिक श्रेणी का छंद है। सवैया जो छंद है वो समवर्णिक श्रेणी का छंद है। अब कुछ अति लघुतरात्मक शब्दों के उत्तर देने हैं। 20 शब्दों की सीमा है, 12 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपसे। तो आइए एक एक करके प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। अन्योक्ति अलंकार समासोक्ति अलंकार का मुख्य अंतर बताइए। तो अन्योक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, जबकि समासोक्ति में प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की भी व्यंजना होती है। तो ये है दोनों में एक अंतर। अगला है विभावना अलंकार के लक्षण। तो कारण के न होते हुए भी कार्य का होना अगर हो तो वो विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना। अगला है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो 3 प्रकार के होते हैं पत्रकार। कौन कौन से? पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। अगला प्रश्न है विशेष लेखन की जरूरत किन क्षेत्रों में पड़ती है। विशेष लेखन की जरूरत है वो तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्रों से जुड़ी घटनाओं को समझने के लिए पड़ती है। अगला है बीट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है। तो बीट से जुड़ा समाचार वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जिसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो सबसे पहले होते हैं। अगला है गंगापुत्र किसे कहा गया है और क्यों। गंगापुत्र गंगा घाट के उन गोताखोरों को कहा गया है जहाँ जो कि गंगा में प्रवाहित चढ़ावे का पैसा डुबकी लगाकर निकाल लेते हैं, उन्हें गंगापुत्र कहा गया है। अगला है लेखक ने जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में किस संवेदना को रेखांकित किया है। तो लेखक ने विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापना संबंधी मनुष्य की यातना को रेखांकित किया है। अगला है कवि विद्यापति ने नायिका के सौंदर्य को क्षण क्षण दुर्बल होने पर किसकी उपमा दी है। तो कवि विद्यापति ने नायिका के सौंदर्य को पूर्णमासी चंद्रमा की भांति बताया, जो कि प्रतिदिन है वो घटता रहता है। पूर्णमासी का चंद्रमा है वो आगे आने वाले दिनों में घटता रहता है, तो उसके तरह बताया है। अगला है कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार क्यों कहा है। कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार है वो इसलिए कहा है क्योंकि यदि वह भ्रष्ट होता तो इस तरह हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता, क्योंकि भ्रष्टों के पास तो पैसे होंगे ही फिर। तो भ्रष्ट होता है वो कभी हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता। अगला है कविता में चित्र भाषा क्या है। चित्रों या बिंबों का प्रभाव व्यक्ति के मन पर बहुत अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, इसलिए कविता में चित्र भाषा का प्रयोग है उसे और ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, अगला प्रश्न है। तो नाटक का महत्वपूर्ण अंग होता है अभिनेता, अर्थात जिसे रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कथोपकथन यानी संवाद। अगला है कथानक में द्वंद्व का क्या महत्व है। कथानक में द्वंद्व 2 विरोधी तत्वों का टकराव बाधाओं और अंतर्द्वंद्व के कारण पैदा होता है। कहानी में द्वंद्व बिंदु जितने स्पष्ट होंगे कहानी उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त करने वाली होती है। इसके बाद में आ जाएगा खंड ब। इसमें प्रश्न संख्या 4 से 15 तक होंगे। 40 शब्द सीमा इनकी होगी, 40 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है फीचर लेखन कैसा होना चाहिए तथा प्रमुख फीचर लेखन के नाम बताइए। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण जिसमें मनोरंजक सरलता के साथ कलात्मकता की विशेषता भी होनी चाहिए। इनमें खोज परक फीचर, खेल आधारित फीचर, विज्ञान आधारित फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, व्यक्तिगत फीचर, फोटो फीचर, तो ये बहुत सारे फीचर के प्रकार हो सकते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है संपादकीय लेखन पर प्रकाश डालिए। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट की जाती है। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते, इसलिए उसे किसी नाम के साथ नहीं छापा जाता, क्योंकि इसमें नाम नहीं छाप, क्योंकि व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते इसलिए नाम से नहीं छापा जाता। संपादकीय लेख लिखने का दायित्व उस समाचार पत्र के काम करने वाले संपादक का और उसके सहयोगियों पर होता है। अगला प्रश्न है गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। गीत की सार्थकता है गाने पर, लोगों द्वारा गाए जाने पर उसका महत्व है वो बढ़ता है। इस प्रकार कवि अपनी भावनाओं को गीत द्वारा व्यक्त करता है और समाज उस गीत को गाकर है वो सार्थकता प्रदान करता है। अब मोती की सार्थकता तभी होती है जब कोई गोताखोर समुद्र की अतुल गहराई में
जा करके उसको बाहर निकाल करके लाता है। समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ अगर मोती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मोती को परखने वाले व्यक्ति ही उसे मूल्यवान है या उपयोगितावान है वो बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक पंक्ति है, उसका मर्म अपने शब्दों में प्रकट करना है। रही चाकी चित्र लिखी सी। माता कौशल्या को जब राम के वन गमन का ध्यान आता है तो वह चकित होकर खड़ी खड़ी रह जाती है। वह ऐसे लगती है जैसे सजीव स्त्री न होकर के चित्र में बनी आकृति हो। वे चित्र में बनी आकृति की तरह एक ही जगह स्थिर हो जाती है। उस पर यह पंक्ति लिखी गई है। अगला है अज्ञेय तथा या फिर या तो अज्ञेय या केशवदास, इनमें से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लेना है। तो इसमें से हम अज्ञेय का देते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी अज्ञेय है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप उपन्यास, अरे ययावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत, त्रिशंकु आत्मनेपद जो इनका निबंध, पथगा परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल कहानी संग्रह, चिंता, भग्नदूत, हरिघास पर क्षण भर, आंगन के पार आदि ये काव्य कृतियाँ, इनकी रचना उनके द्वारा की गई है, अज्ञेय के द्वारा। आप केशवदास का भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गांव वालों ने उपवास क्यों रखा, उसे कब तोड़ा और कच्चा चिट्ठा पाठ के आधार पर दोनों प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए। व्यास जी किसी गांव के बारे एक पेड़ के नीचे रखी चतुर्मुखी शिव की मूर्ति को उठाकर लाए थे, अब जिसकी पूजा अर्चना गांव वाले करते थे। जब गांव वालों को इस बात का पता चला कि शिव जी अंतर ध्यान हो गए हैं तो उन्होंने ठान लिया कि जब तक शिव जी वापस नहीं आएंगे तब तक वे उपवास पर रहेंगे और एक बूंद भी पानी नहीं पिएंगे। जब व्यास से उस मूर्ति के संदर्भ में अनुरोध करने पर उन्होंने गांव वालों को मूर्ति वापस कर दी, तभी गांव वालों ने अपना उपवास तोड़ा। तो व्यास जी लिखते हैं, यदि उन्हें यह पता होता कि गांव वालों की इतनी ममता उस मूर्ति पर है तो वो उसे उठाकर भी नहीं लाते। अगला प्रश्न है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का सिद्धांत, घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत है वो क्यों दिया है, तो इसका उदाहरण है क्यों दिया है। तो घड़ी समय जानने के लिए होती है। यदि स्वयं घड़ी देखना नहीं आता तो किसी जानकार व्यक्ति से समय पूछ लेते हैं। घड़ी ने यह समय क्यों बताया, इस रहस्य को जानने के लिए तुम पूर्व घड़ी के पुर्जों को खोलकर उन्हें फिर जमाने की चेष्टा मत करो, क्योंकि अगर पुर्जे खोलकर हम जमाने की चेष्टा करेंगे तो हमें निराशा हाथ लगेगी। ठीक इसी तरह धर्म के बारे में भी बताया जाता है, चुपचाप उसको सुन लो, उसके बारे में तर्क वितर्क और प्रश्न मत करो। धर्म का रहस्य पता करना उसी तरह तुम्हारा काम नहीं है जिस प्रकार घड़ी को खोलने वाली बात है वो। तो इसी कारण से लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत दिया है। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा ममता कालिया, इनमें से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय देना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु को हम याद देते हैं। वो हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार उपन्यासकार के रूप में चर्चित रहे हैं। इन्होंने आंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए जनजीवन और वातावरण का चित्रण उन्होंने किया है। मेला आंचल, परती परिकथा उपन्यास, ठुमरी तीसरी, कमस, आदिम रात्रि की महक आदि कहानी संकलन है। अगला प्रश्न है, मिटुआ के यह पूछने पर और तो कोई 100 लाख बार लगा दे का उत्तर सूरदास ने किस प्रकार दिया। सूरदास की झोपड़ी वाले पाठ से है। सूरदास ने ऐसा इसलिए कहा कि वह प्रतिशोध लेने का पक्षपाती नहीं था, वह तो पुनर्निर्माण का पक्षधर था और उसी में विश्वास करता था। एक बार हारने के बाद वह पुनः दुगने जोश से खेलने को तैयार था। वह परस्पर बैर भाव को भूलकर जीवन में समरसता का संचार करना है वो उचित मानता था। अगला प्रश्न है, आरोहण पाठ में बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लग रहा था, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, बूढ़ा त्रिलोक सिंह पहाड़ी व्यक्ति है। उसके गांव में सभी लोग प्रतिदिन पहाड़ पर चढ़ते उतरते हैं। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण भी नहीं लेना पड़ता है। उसने जब रूप सिंह को यह कहते हुए सुना कि पर्वतारोहण का उसने प्रशिक्षण लिया है और इसी आधार पर नौकरी कर रहा है, तब पहाड़ पर चढ़ने के लिए नौकरी मिलने की बात सुनकर है वो त्रिलोक सिंह को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो गांव के लोग तो प्रतिदिन ऐसे ही पहाड़ पर चढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, इसमें यह किस प्रदेश से संबंधित है और लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है? तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र मालवा प्रदेश जो है उससे संबंधित है। इसमें लेखक मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम विस्तार, स्थिति के विषय में बताता है। नगरीकरण का विस्तार होने पर इनके नष्ट होने की चिंता है। उजाड़ू सभ्यता है ना, खाऊ उजाड़ू, इसके बारे में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के बारे में। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास की क्या अभिलाषाएं थी और उसकी राख किसने की? तो झोंपड़ी में लगी आग ने सूरदास की अभिलाषाओं को भी राख कर दिया था, जिसमें गया जाकर पिंडदान करना, मिठुआ का विवाह करना, कुआं बनाना आदि इच्छाएं थी। बैरों ने आपसी दुश्मनी के कारण झोंपड़ी में आग लगाने कर उसका सब कुछ राख कर दिया था। अगला प्रश्न अब खंड 6 3-3 अंकों के प्रश्न है। दूसरा, देवदास कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए, या फिर सिंगरौनी की उर्वरा भूमि तथा उस इलाके की संपदा ही उसके लिए अभिशाप बन गई। इनका उत्तर देना है तो उत्तर लिखते हैं। लेखक ममता, इसमें पहले वाले का उत्तर दे रहे हैं। लेखिका जो ममता कालिया है, कहानी दूसरा देवदास में प्रेम के महत्व और उसकी गरिमा को ऊंचाई प्रदान करती है। यह कहानी बताती है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय, स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में उपज सकता है। प्रेम में प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों का गुम्फन ही प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है। अगला है, खाली कटोरे में बसंत का उतरना से कवि का क्या आशय है? बनारस कविता के आधार पर, या यह दीप अकेला इस कविता का केंद्रीय भाव बताइए। पहले ऊपर वाले का उत्तर हम आपको बता देते हैं। कवि का यहाँ यह आशय है कि बसंत ऋतु में सर्दी कम हो जाती है और गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ है वो उमड़ पड़ती है, बढ़ जाती है। उनसे भिखारियों को खूब भीख भी मिलती है। उनके कटोरों में सिक्कों की खनक बढ़ जाती है। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत ऋतु आने पर मधुरता और खुशियाँ छा जाती है, उसी प्रकार भिखारियों के चेहरे पर भी चमक बढ़ जाती है। कटोरों में पड़ते सिक्कों की चमक में है कवि को बसंत उतरता हुआ दिखाई देता है। 4 अंकों का ये प्रश्न है। पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं हैं वो लिखिए। अगला प्रश्न है, नदियों की दुर्दशा और तालाबों के बारे में लेखक के चिंतन को स्पष्ट कीजिए। इसकी उत्तर सीमा है वो 80 शब्द हैं। आरोहण कहानी का प्रमुखतम पात्र तथा नायक भूप सिंह है। भूप सिंह के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एक तो पहला है कुशल पर्वतारोही। पहाड़ पर चढ़ने में भूप सिंह का कोई मुकाबला नहीं है और वो पहाड़ों पर अपना संतुलन बनाकर सरलता से चढ़ जाता है। दूसरा है पुष्ट और शक्तिशाली। भूप है वो पुष्ट और शक्तिशाली है, वो अत्यंत सख्त है। तीसरी उसकी विशेषता है सबका हितैषी है। भूप सिंह का माही के लोगों से संबंध नहीं है, परंतु वह किसी का अहित नहीं करता, वह सभी का भला चाहता है। अगला है खुददारी के प्रति सजग। भूप सिंह अपनी खुददारी के प्रति सजग है। उसने पहाड़ के धंसने पर हुए सर्वनाश में भी किसी से सहायता नहीं मांगी थी। बेहद अकेला है, सहनशील, गंभीर है। ये भी आप विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला है व्याख्या से संबंधित। श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में, ये आप पढ़िए। 1+4 प्रसंग सहित इसकी व्याख्या आपको करनी है। ये देखिए ये लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण व्याख्या ये आपके सामने दी गई है, इनमें से आपको व्याख्या करनी है। दूसरी व्याख्या है पठित गद्यांशों में से, जो कि 1+4 5 अंकों की आएगी। इसके भी अथवा में एक और प्रश्न होगा। दोनों व्याख्याएं आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे है निबंध। 400 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। ये कुछ 4-5 महत्वपूर्ण निबंध हैं, आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इनमें जो निबंध दिया हुआ है वो है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी से संबंधित। ये 4-5 पहले आप प्रस्तावना संकेत बिंदु लिखेंगे। संकेत बिंदु के बाद में इन एक पॉइंट का वर्णन है जो इसमें यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पूरा निबंध तो मैं नहीं पढ़ सकता। इसकी PDF का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, जहाँ जा कर के आप इसको PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ करके याद कर सकते हैं। धन्यवाद।